हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ऑसिलेशंस में 4th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो गया है और तीनों का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज़ यूजुअल। और तुमको इस चैप्टर का नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी रेफ़र कर लेना। जितने भी टॉपिक्स यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ उनको नोट्स से भी रेफ़र करते चलो, तो तुम्हारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर पे। पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो मैं थोड़ा रिकॉल कराऊँ तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तुमको कि टाइम पीरियड क्या होता है ऑसिलेशन में। थोड़ा फार्मूलाज मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। अगर कोई SHM हो रहा है, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है, तो उसमें जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π/ω, यानी इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 2π√m/k। ये एक फॉर्मूला मिला था टाइम पीरियड का। वहीं हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है 1/2π√k/m। ठीक है, तो ये 2 फार्मूलाज हमने देखे थे लास्ट टाइम लेक्चर में, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा, ये सब चीज़ें। और फेज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में तुमको मैंने बताया था। तो फेज़ का मैं तुमको आइडिया देता हूँ और आज हम डिटेल में फेज़ को और अच्छे से समझेंगे बाय रेफरेंस सर्कल मेथड, या बोल सकते हो हम SHM को और अच्छे से समझेंगे और उसमें फेज़ हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा फेज़ रिकॉल कराऊँ मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया है। तो फेज़ इज़ अ क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द फिज़िकल स्टेट, अगर तुमको याद हो, फिज़िकल स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका फिज़िकल स्टेट कौन बताता है? फेज़। और ये फेज़ क्या होता है? तो जैसे कोई SHM है, उसका इक्वेशन है A sin ωt प्लस डेल्टा। तो उसमें A होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डेल्टा होता है इनिशियल फेज़। ये सारी चीज़ें तुमको पिछले लेक्चर्स में हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, पिछला लेक्चर देख के आओ वरना तुमको ये डिसकनेक्टेड लगेगा। बाकी तो समझदार हो ही तुम लोग। ठीक है, सो ये जो पूरा पार्ट होता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसी को हम बोलते हैं फाई और फेज़। ठीक है, यही हमारा फेज़ होता है। तो इसमें अलग अलग वैल्यूज़ डाल के हमने देखी थी कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा होता है मोशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने वाला होता है, तब जो फेज़ होता है वो होता है 0। और जब ये पार्टिकल चल के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है प्लस a पे, तब इसका फेज़ हो जाता है π/2। और फिर जब ये वापस आ जाता है रिटर्न, एक बार गया एक बार रिटर्न आया, तब इसका जो फेज़ होता है वो होता है π। और फिर जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है यानी -a पे, तब इसका जो फेज़ होता है या फेज़ वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/3। अरे यार देखो उल्टा लिख दिया है, 3π/2 नॉट 2π/3। इसका वैल्यू होता है 3π/2। और लास्ट में जब ये वापस आ जाता है तो यहाँ पे इसका फेज़ कितना हो जाता है? 2π। ठीक है, सो ये फेज़ के बारे में थोड़ा सा तुमको आइडिया दिया था कि कितना एंगल बताने पे समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे पार्टिकल है। आज हम समझेंगे इसको सर्कल के मेथड से। तो चलो रेफरेंस सर्कल मेथड स्टार्ट करते हैं। और आज हम ग्राफ्स पढ़ेंगे SHM के। रेफरेंस सर्कल मेथड समझेंगे तो ग्राफ्स और अच्छे से समझ में आएंगे। सो वी हैव टू टॉक अबाउट ग्राफ्स इन SHM टुडे, but first we will do reference circle method. So I am going to talk about reference circle method, यानी हम SHM को सर्कल के मेथड से या सर्कल के रेफरेंस से समझेंगे। जैसे देखो, हमने एक तो पहले स्प्रिंग मास ऑसिलेटर लिया और उस पर सारा डेरिवेशन किया, फोर्स इक्वेशन लगा के, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, तो हमको इक्वेशन आया x = A sin ωt। हम वो सेम इक्वेशन सर्कल के मेथड से लाएंगे। किससे लाएंगे? सेम इक्वेशन सर्कल के मेथड से। तो देखो इसमें हम पढ़ते क्या है? हम पढ़ते हैं SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM। सबने UCM पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा UCM के बारे में बता देता हूँ, बेसिक बातें। सॉरी, कोई अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सपोज जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके पास कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे इसके पास एक वेलोसिटी होती है, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास। ये सर्कल में मूव कर रहा है तो ये इसका रेडियस होता है। और इसमें जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए UCM के बारे में। UCM अगर पता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो UCM में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स सेंटर, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, वगैरह वगैरह। इतनी चीज़ें इनफ है। ठीक है,
तो ये सब कुछ तुमको सर्कल के बारे में अगर पता है या सर्कुलर मोशन के बारे में अगर पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप तुमको पता ही होगा क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ओके। या मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो तुमने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा, तभी ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैट। लेट्स सी हम कैसे समझेंगे इसको। देखो, हम कंसिडर करेंगे कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका कुछ रेडियस है। ध्यान दो ज़रा मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज़ ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये इस सर्कुलर मोशन में जो मोशन कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, इसका कुछ रेडियस है। लेट द रेडियस बी r, ठीक है। हम रेडियस ले लेते हैं, ये रेडियस हो गया r। हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब मैं सर्कल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो मैं एंगुलर वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो इनिशियल केस कंसिडर कर रहा हूँ एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पे है सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ से घूम के जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये एक पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इसके मोशन का प्रोजेक्शन देखेंगे एट एनी डायमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका मोशन का जो प्रोजेक्शन है या इसके पोजीशन का जो प्रोजेक्शन है वो मैं इस वाले डायमीटर पे देखूंगा। ये सेम चीज़ तुम जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए तो उसका प्रोजेक्शन इस वाले डायमीटर पे देख सकते हो। इनफैक्ट तुमको मालूम है सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं ना, तो किसी भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन देखो। तो हमेशा याद रखना कि SHM इज ऑलवेज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलॉन्ग एनी ऑफ इट्स डायमीटर्स। अभी धीरे धीरे एकदम अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। सपोज कर लेते हैं हम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। पार्टिकल मूव करके यहाँ आया तो देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ आ गया ना। अब ये पार्टिकल का पोजीशन है, हाँ या ना बोलो। पोजीशन वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूँ, पहले इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन यहाँ था टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमको पढ़ना है SHM एज अ प्रोजेक्शन। तो ये जो इसका मोशन का पोजीशन है उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे कहाँ पे, इस डायमीटर पे। तो देखो ध्यान से, इसका जो पोजीशन था, ये पोजीशन इसका इस पॉइंट पे सर्कल में, उसका जब मैंने प्रोजेक्शन गिराया इस वाले एक्सिस पे तो इसका प्रोजेक्शन मिला मेरे को ये P1। बात समझ में आई? जैसे जैसे ये सर्कल में पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तुमको समझ में आ रहा होगा। देखो प्रोजेक्शन के साथ क्या हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल सर्कल में यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है। हाँ, अब थोड़ा बहुत कनेक्ट होना चालू होगा, टेंशन मत लो। पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब सपोज पार्टिकल आगे कंटिन्यू करता है, पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, इज दैट करेक्ट। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ लूँगा, या इस डायमीटर पे मैं अगर प्रोजेक्शन गिराऊँ तो मुझे देखो इसका प्रोजेक्शन क्या दिखाई पड़ेगा कि जब ये पार्टिकल इसको मैं बोल देता हूँ प्रोजेक्शन 2, जब ये पार्टिकल फर्स्ट 90 डिग्री कवर किया, जब इसने 0 से स्टार्ट किया 90 डिग्री कवर किया, तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन सेंटर से यहाँ तक पहुँच गया, दिखाई पड़ा। प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँच गया। जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इसका प्रोजेक्शन गिराओगे तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा ना प्रोजेक्शन। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसका प्रोजेक्शन आगे बढ़ता जाएगा। प्रोजेक्शन मतलब छाप, ऐसे समझ लो। देखो इसको थोड़ा तुमको आइडिया देता हूँ मैं। ये जो एक पेन है, इसको अगर मैं सर्कल में घुमाऊँ ऐसे, तो इसका जो परछाई बनेगा ना पीछे, वो परछाई कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ये पेन को मैं अगर ऐसे सर्कल में घुमाऊँ तो इसकी परछाई ऐसे ऐसे जा रही होगी। अरे क्योंकि परछाई तो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है ना, परछाई थोड़ी 3 डायमेंशनल हो सकती है। ये पेन तुमको आगे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट परछाई कैसे स्क्रीन पे आगे पीछे जाएगी? स्क्रीन पे तो सिर्फ ऊपर या नीचे हो सकता है, समझा? तो ये हमेशा प्रोजेक्शन SHM ही करता है। धीरे धीरे समझेगा, टेंशन मत लो। आई होप तुमको कनेक्ट हुआ होगा मैंने जो एग्जाम्पल दिया उससे। ओके, सिमिलरली जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँच जाएगा। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन देखो यहाँ आ गई, इसको मैं बोल देता हूँ प्रोजेक्शन 3। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ जाएगा इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पहुँच गई। फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन देखो यहाँ आ गई, हाँ या ना, ये हो गया P4। ज़रा ध्यान से देखो प्रोजेक्शन के साथ हो क्या रहा है। प्रोजेक्शन पहले इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ आ रहा है। अरे यही तो तुम्हारा SHM है। पार्टिकल एक पोजीशन के अबाउट
मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, फिर रिटर्न आता है। यानी यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये बन गया ना SHM। तो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर SHM कर रहा है। इस पार्टिकल का पोजीशन अलोंग द डायमीटर जब मैं ले रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो SHM कर रहा है, समझा। तो अगर मैं इसको y एक्सिस बोलूँ, इसको x एक्सिस बोलूँ, तो मैं इसके प्रोजेक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, मैं इसके प्रोजेक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ये रेडियस है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। बहुत डार्क हो गया है मार्कर, रुको मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ। हियर लेट्स सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ये एंगल मैं अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे। ये एंगल, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चला है, टी टाइम के लिए चला है, तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी हो जाएगा ना। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो गया ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, मुझे प्रोजेक्शन का वैल्यू निकालना है, मुझे मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना है, ये मेरा एक्स वैल्यू है, ठीक है। ये सबको पहले ये बताओ मुझे प्रोजेक्शन समझ में आया या नहीं। चाहिए तो और प्रोजेक्शंस तुम गिरा के देखो। सपोज जैसे जब यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, यहाँ गया तो यहाँ, फिर यहाँ पहुँचा प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ पहुँचा प्रोजेक्शन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये प्रोजेक्शन यहाँ से इस तरफ गई, फिर इस तरफ आई, फिर इस तरफ गई और फिर इस तरफ आई। दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्शन कीप्स ऑन मूविंग। और ध्यान से देखो, ये पार्टिकल भले जा रहा हो सर्कल में, बट इसका जो प्रोजेक्शन है इस डायमीटर के अलॉन्ग वो आगे पीछे पीछे आगे SHM कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी अब। तो इसके प्रोजेक्शन का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं एक दूसरा सर्कल बना लेता हूँ। सपोज जैसे ये वो सर्कल है, ये डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है जिसके अलॉन्ग हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। ध्यान दो ज़रा, हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया टी टाइम में, तो इसने एंगल कवर किया ओमेगा टी, करेक्ट। ओमेगा स्पीड से टी टाइम के लिए चल के आया पार्टिकल, ये रेडियस है। मेरे को इस वाले डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x है, मेरे को इसका वैल्यू चाहिए। बताओ कैसे मिलेगा इसका वैल्यू। ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, या ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको। ध्यान से देखो, ये वाला जो साइड है या ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का वैल्यू और इस लाइन का वैल्यू सेम होगा ना, बोलो हाँ या ना। और अगर इस वाले को मैं x लिखूँ तो x का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, साइन थीटा से। सो देयरफॉर x इज गोइंग टू बी r साइन थीटा, कितना है ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी। ज़रा ध्यान से देखो, r को मैं एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर सकता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ना। मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है प्रोजेक्शन, यहाँ तक। ये क्या है, रेडियस ही तो है ना, तो रेडियस है तो ये क्या बन गया, एम्पलीट्यूड। तो सिंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, SHM के एम्पलीट्यूड जैसा ही है, सॉरी जितना ही है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। बोलो हाँ या ना। So this is how we can show that projection of a circular motion performs SHM। अब इसमें देखो मार्कर भाग रहा है, अब इसमें प्रोजेक्शन अब इसमें फेस की कहानी समझ लेते हैं। देखो फेस कैसे है, हमको सर्कल में तो क्लियरली दिखाई पड़ता है ना एंगल कितना कवर हो रहा है। SHM में एंगल नहीं दिखता, इसलिए फेज में कन्फ्यूजन आता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ देखो सर्कल में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ जा रहा है तो इसने 90 डिग्री कवर किया। ये तो हमको भी मालूम है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब ये 90 डिग्री कवर कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पहुँच जा रहा है। तो यही तो हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल का जो फेज़ होता है वो इनिशियली 0 होता है जब वो मेन पोजीशन पे होता है। यहाँ फेज़ π/2 हो जाता है जब एक्सट्रीम पे आता है। तो देखो ये प्रोजेक्शन कहाँ आया, एक्सट्रीम पे आया, तो एंगल कितना बन गया 90। अब फिर वापस घूम के आया तो प्रोजेक्शन वापस यहीं पहुँच गई, यानी वापस जब ये घूम के आता है तो फेज़ हो जाता है π। यही तो बताया था अभी जस्ट अभी फेज़ के बारे में जब मैं रिवाइज करा रहा था। फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो एंगल कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। तो 270 डिग्री यानी ये कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव एक्सट्रीम। देखो ना नेगेटिव एक्सट्रीम, हाँ या ना। तो ये बन गया 3π/2। एंड लास्टली जब ये वापस घूम के आ जाता है तो हमको मालूम है सर्कल में, एक पूरा सर्कल में कितना एंगल कवर होता है, 2π। तो ये देखो 2π का एंगल कवर कर लेता है।
सो दिस इज व्हाट फेज इज इन SHM। ये होता है SHM में फेज का वैल्यू। जब भी तुमको SHM में फेज कंफ्यूजिंग लगे कि कहाँ पे है पार्टिकल, या कोई तुमको बोले फेज 60 डिग्री है तो समझ में नहीं आ रहा है पार्टिकल कहाँ पे, तो उसको सर्कल से पीछे कनेक्ट करो। पार्टिकल है जो सर्कल में जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है। यानी जब ये पार्टिकल यहाँ गया तो इसकी प्रोजेक्शन आगे गई, ये और यहाँ गया तो इसकी प्रोजेक्शन और आगे गई। समझा? तो 60 डिग्री बोला यानी क्या, ये एंगल यहाँ कहीं होगा ना 60 डिग्री, 0 से 90 के बीच में ही होगा ना। तो 60 डिग्री मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज़ ये मेरा सर्कल है और ये मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 60 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यानी पार्टिकल का पोजीशन SHM में यहाँ कहीं आ रहा है। समझा? मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचने वाला है। बात समझी? पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचने वाला है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड फेज। कोई भी एंगल अब तुमको बोले, 360 डिग्री फेज है, तो तुमको पता चलेगा कि पार्टिकल स्टार्ट करके वापस कहाँ आ चुका है, वहीं। यानी मेन पोजीशन से SHM के बारे में देखोगे तो SHM जो प्रोजेक्शन का हो रहा है वो प्रोजेक्शन मेन पोजीशन से स्टार्ट करके वापस एक बार मेन पोजीशन पे आ गई है। बात समझा? ओके गुड। कुछ बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे इक्वेशन तो समझ में आ गया, चलो ये इक्वेशन है और हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। बट हमको एक चीज़ पता है कि यूसीएम जो होता है, यूसीएम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या? कि ओमेगा कांस्टेंट होता है, दैट्स फर्स्ट थिंग। तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वही यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जा रहा है। ये चीज़ याद रखना। जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है, जो हमको दिखाई पड़ रहा है कि एंगल कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कितने स्पीड से फेज चेंज हो रहा है। कितने स्पीड से क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। ठीक है? जैसे यहाँ कितने स्पीड से एंगल चेंज हो रहा है, एंगल ही तो फेज है ना। ध्यान से देखो ना, ये एंगल ही तो लास्ट में अपने इक्वेशन में फेज बन गया। इसी को तो हम फेज बोल रहे थे। हाँ, अभी समझा होगा। सो ये एंगल ही फेज बन जाता है। तो जैसे एंगल का रेट ऑफ चेंज अपना एंगुलर वेलोसिटी बनता है, वैसे SHM में जो फेज का स्टेट ऑफ चेंज है, या सॉरी फेज का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो हमको एक चीज़ पता है कि यूसीएम में ओमेगा जो होता है कांस्टेंट होता है, और एक चीज़ यूसीएम में है कि v कांस्टेंट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीड की बात। तो स्पीड कांस्टेंट होती है, बट SHM में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दो, SHM का जो स्पीड, अच्छा और एक चीज़ a कांस्टेंट होता है। यूसीएम में हमको मालूम है कौन सा a होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और वो कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है यूसीएम में। वैरएज़ अगर मैं SHM का बात करूँ तो SHM में ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, ये तो पता है, ठीक है। बट v कांस्टेंट नहीं होता है, v वेरिएबल होता है। कैसे पता है? अरे v का फॉर्मूला ही हमने निकाला है ना, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x चेंज होता रहता है SHM में। x क्या है? मीन पोजीशन से डिस्टेंस, वो तो बार बार चेंज हो रही है ना, पार्टिकल रुका हुआ थोड़ी है। तो x चेंज हो रहा है यानी v चेंज हो रहा है, तो v वेरिएबल हो गया। वहीं साथ में a इज ऑल्सो वेरिएबल, a भी वेरिएबल होता है। अरे a का भी तो फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो x चेंज हो रहा है तो a भी चेंज हो रहा है। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब ये सर्कल है और सर्कल में v और a कांस्टेंट है, या v और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड और एक्सेलरेशन। बट उसी के प्रोजेक्शन के लिए v और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, उसी के प्रोजेक्शन के लिए अलग अलग है। ये क्या लॉजिक है? इसको अगर हम लोग समझने का ट्राई करें तो कैसे समझ पाएंगे? ध्यान दो, यहाँ अपने को कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ये सपोज इस पॉइंट पे मेरा ये वेलोसिटी बनेगा, बोलो हाँ या ना, ये मेरा वेलोसिटी बनेगा। इज दैट करेक्ट? अरे हाँ या ना, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी बना, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वेलोसिटी के क्या आ जाएंगे? दो कंपोनेंट्स। जैसे ये एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और ये एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है? इसको मैं बोल सकता हूँ, अगर अच्छा ये एंगल अगर ओमेगा टी है, या ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ, तो कहना इससे ये भी एंगल सेम होगा। अरे ये दिख रहा है जेड बनता हुआ, तो ये एंगल सेम होगा, यानी ये भी ओमेगा टी हो जाएगा। तो अगर ये मेरा v है तो इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा v cos ओमेगा टी, और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा v sin ओमेगा टी। बोलो ये समझ में आया? समझा? अब देखो SHM कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? SHM खाली x डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में SHM नहीं हो रहा है। इस वाले प्रोजेक्शन का y डायरेक्शन में SHM नहीं हो रहा है, इस वाले का x डायरेक्शन में। हमने जो प्रोजेक्शन पकड़ा है वो किस डायरेक्शन में मूव करा है? x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के लिए स्पीड क्या है? v sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी में t क्या है? टाइम।
टाइम चेंज हो रहा है तो ओमेगा टी चेंज हो रहा है, यानी साइन ओमेगा टी चेंज हो रहा है, इसलिए स्पीड चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में जो स्पीड है ना वो सर्कुलर मोशन की स्पीड नहीं है, वो सर्कुलर मोशन की स्पीड का एक कंपोनेंट का वैल्यू है एसएचएम में। एसएचएम में सर्कुलर मोशन की पूरी स्पीड नहीं है, एसएचएम में उसके एक कंपोनेंट की वैल्यू, और वो कंपोनेंट चेंज होता रहता है। ज़रा ध्यान से देखो, साइन और कॉस का कंपोनेंट है, जब भी एंगल बढ़ता है तो साइन अगर बढ़ रहा है तो कॉस कम हो रहा है, दोनों की वैल्यू ऐड होके सेम ही आती है, दोनों की वैल्यू ऐड होके क्या आती है, सेम ही आती है। इसलिए तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, साइन और कॉस है। जब साइन वाला बढ़ेगा तो कॉस वाला कम होगा, तो दोनों का एडिशन v कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अरे तुम इस v को कैसे निकालोगे वेक्टोरिकली, या इस v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड आ जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये सब वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, तुमने मालूम है। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब तक साइन और कॉस का वैल्यू साइन और कॉस का वैल्यू आपस में एडजस्ट होता रहेगा, तब तक v का टोटल वैल्यू सेम ही आएगा। अरे ज़रा ध्यान से देखो, इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वी स्क्वायर कॉमन होकर v बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि होता है 1। स्पीड चेंज नहीं होती है, बट इन सर्कुलर मोशन एसएचएम में चेंज हो रही है, क्योंकि एसएचएम में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलता है। एक्सेलरेशन किधर होता है एसएचएम में? एक्सेलरेशन हमको मालूम है, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए सेंट्रीपिटल। तो ए सेंट्रीपिटल ज़रा ध्यान से देखो इधर है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो कंपोनेंट किधर जाएगा? हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? आई थिंक हमने गलत कर दिया है। क्या गलत कर दिया है? ये एंगल ओमेगा टी होगा ना, एक सेकेंड रुको, ये वाला एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल ओमेगा टी होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम। तो अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल ओमेगा टी होगा, समझा? और ये ओमेगा टी है तो यहाँ कॉस ओमेगा टी कॉम्पोनेंट आएगा और यहाँ साइन ओमेगा टी कॉम्पोनेंट आएगा। ये छोटा सा चीज़ गलत हो गया था, बट कॉन्सेप्ट अभी भी सेम ही है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि एक कंपोनेंट ही है जो वेलोसिटी का यूज़ हो रहा है, पूरा वेलोसिटी यूज़ नहीं हो रहा है एसएचएम के लिए, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, कॉस वाला कंपोनेंट, इसलिए वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बाकी कॉस और साइन आपस में वैल्यूज़ एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे देखो, थीटा बढ़ेगा तो कॉस कम होगा, बट साइन थीटा बढ़ता जाएगा, समझा? थीटा कम होगा तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होता जाएगा और साइन थीटा बढ़ता जाएगा, यानी उनका वैल्यू आपस में क्या होता रहेगा, एडजस्ट। एक्सेलरेशन का बात करते हैं। देखो, एक्सेलरेशन हमको मालूम है किस तरफ है, इस तरफ। चलो मैं वापस से एक सर्कल बना लेता हूँ, सर्कल की कमी थोड़ी है। ओके, लेट्स सी। ये एक आया मेरे पास पोजीशन, ये सपोज मेरा पोजीशन है, और ये जिसको मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसका प्रोजेक्शन यहाँ कहीं है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ कहीं है, ये आया इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है इस तरफ है, इसको मैं ए सेंट्रीपिटल बोल रहा हूँ। ये अगर ओमेगा टी है एंगल, तो ये एंगल कितना बन गया, ओमेगा टी। तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक तो इस तरफ और एक तो इस तरफ, समझा? देखो कंपोनेंट, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ज़रा ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? अरे हमारा सब कुछ एसएचएम जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, साइन ओमेगा टी वाला कंपोनेंट। तो ये देखो साइन ओमेगा टी वाला कंपोनेंट ये रहा। और एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है। और ये तो तुमको एसएचएम में पढ़ाया ही है कि फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन दोनों हमेशा किधर जाते हैं, मीन पोजीशन की तरफ। यही अगर तुम इस तरफ से करते, देखो ध्यान से, यही अगर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ आ गया होता, ये रहा, तो इस बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होता। बोलो हाँ या ना? तुम समझ ही लो ना आज, ये तुम्हारा गया पार्टिकल। अब तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो इस तरफ, और एक्सेलरेशन के फिर से दो कंपोनेंट्स बनते, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ज़रा ध्यान से देखो, जब पार्टिकल तुम्हारा इधर जा रहा है, यानी प्रोजेक्शन इस तरफ चल रही है, तो एक्सेलरेशन इधर आ रहा है। ये तो वर्टिकल एक्सेलरेशन से हमको लेना देना ही नहीं, हमारा प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन देखो, जब ये प्रोजेक्शन आगे जा रही है तो एक्सेलरेशन पीछे आ रहा है। वैसे यहाँ जब ये प्रोजेक्शन इस तरफ जा रही थी तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा था। अब बात समझ में आई? बोलो। सो दिस इज हाउ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन एसएचएम आर वेरिएबल इवन दो द एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, जिसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शन।
थोड़ा इसको समझ लो, ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, करेक्ट ही होगा ना, कैसे करेक्ट नहीं होगा, देखो ध्यान से। हमको मालूम है कि जो x है, x कितना है, a sin ओमेगा t, तो यहाँ से मेरे को अगर v निकालना है तो v क्या होता है, dx/dt, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। देखो वेलोसिटी में cos ओमेगा t है ना, अपने भी वेलोसिटी में cos ओमेगा t था, और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, यही तो v का मैक्सिमम वैल्यू है ना। अरे कोई भी इक्वेशन जब तुम लिखते हो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, a। वैसे यहाँ पे v का मैक्सिमम वैल्यू ये है v, जब cos थीटा 1 हो जाएगा। ओके और क्या, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो इसको जब तुम फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। बोलोगे माइनस साइन क्यों आ गया, परेशान मत हो जाओ, माइनस साइन बस इसीलिए आया है क्योंकि x और a कहाँ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बाकी देखो साइन थीटा, एक्सेलरेशन में साइन थीटा, ये देखो एक्सेलरेशन x एक्सिस वाला साइन थीटा। सो अपना एक्सेलरेशन साइन थीटा कॉम्पोनेंट होता है और वेलोसिटी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होता है एक SHM के लिए। ज़रूरी नहीं हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा होगा, थोड़ा इसको बैठ के है ना थोड़ा करने का, मतलब SHM वगैरह करो, ये जो प्रोजेक्शन है इसको अलग तरीके से गिराने का ट्राई करो। अभी सोचो कैसा हो जाता, मैं तुमको एक केस दे देता हूँ, घर पे सोचना खुद से, घर पे क्या, अभी तो घर पे ही बैठे हो तुम, एक केस देता हूँ, तुम सोचना खुद से, देखो क्या मैं बता रहा हूँ। मैं तुमको बोल देता हूँ, सपोज़ ये तुम्हारा पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर। अब कंसिडर करो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना और यहाँ जा रहा है, ऐसे इस वाले सर्कल में मूव कर रहा है। तो अब तुमको बोला जाए कि इस वाले डायमीटर पे प्रोजेक्शन गिराओ, तो जब ये पार्टिकल यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, जब ये आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, यहाँ जाएगा प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। तो ज़रा ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन ऐसे गया, फिर आया, फिर ऐसे गया, फिर आया। तो अब ये भी तो SHM ही बन गया ना, ये मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ SHM। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि इनिशियल फेज़ के साथ ये चीज़ समझते हैं, या ये इनिशियल फेज़ के साथ यही चीज़ समझाओ, जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उसमें a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा आता है, पता है कि नहीं, a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा आता है। तो डेल्टा क्या होता है, इनिशियल फेज़, यानी पार्टिकल इनिशियली मेन पोजीशन पे नहीं है, इनिशियली वो कहीं और है, जिसकी वजह से उसका कुछ फेज़ ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो मैं वो अगर केस लूँ, सपोज़ ये सर्कुलर मोशन, ये मेरा डायमीटर, इस पे ध्यान से देखो, पार्टिकल मेन पोजीशन पे ना स्टार्ट करके, ये मेरा मेन पोजीशन था, सर्कल में मेन पोजीशन मतलब क्या है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ मेन पोजीशन पे बनेगा, फिर आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन आगे बढ़ेगा। तो पार्टिकल यहाँ से ना स्टार्ट करके, स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, सर्कल में स्टार्ट और एंड नहीं होता है, पहली बात तो ये चीज़ समझ लो। स्टार्ट अपने लिए वही है जहाँ हम टाइम को काउंट करना चालू करें। देखो यहाँ लिखा है t = 0, जब t = 0 है तब वही पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। बाकी सर्कल में कैसा स्टार्ट और एंड, घूमो गोल गोल और बोलो कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ ख़त्म किया, नहीं बता सकते ना, सर्कल में कैसा स्टार्ट और एंड। तो फिलहाल के लिए हम कंसिडर करें कि हमारा t = 0 जो है वो सपोज़ यहाँ कहीं से हो रहा है, कि हमारा टाइम जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास ऑलरेडी कुछ एंगल है, उस एंगल को मैं क्या ले लेता हूँ, डेल्टा। तो देखो ये एंगल कांस्टेंट हो गया ना, अरे मोशन के स्टार्ट पे जो एंगल है वो थोड़ी ना चेंज हो सकता है। अब तुम बाद में मोशन कहीं भी जाए, स्टार्टिंग वाला एंगल तो उतना ही रहेगा ना। अब यहाँ से ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से t टाइम के लिए आगे बढ़ता है, तो मैं बोलता हूँ t टाइम के लिए आगे बढ़ने से उसने एंगल कितना कवर किया, यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ टाइम t = 0 है, यहाँ टाइम t = t है, तो 0 से t तक चल के आने में कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा t। तो अब ये टोटल एंगल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा t प्लस डेल्टा, और इस प्रोजेक्शन का वैल्यू ये x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये x निकालोगे तो ये आ जाएगा a साइन, या अगर मैं इसको रेडियस लेता हूँ, दिस इज़ माई रेडियस, तो ये आ जाएगा r साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, यानी r अगर a है तो a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये होता है SHM एज द प्रोजेक्शन ऑफ UCM। दोनों तरीके के SHM को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सोचो, पार्टिकल का प्रोजेक्शन तुम यहीं से ले रहे हो, बस अब ध्यान दो, हम बोल रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, ये पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा ये कौन सा पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब ऑलरेडी पोजीशन पहुँच चुकी है तो एंगल कितना कवर हो गया, 90 डिग्री ऑलरेडी कवर हो गया है,
ये 90 डिग्री ऑलरेडी कवर हुआ, तो अपना जो डेल्टा का वैल्यू वो 90 आ गया, और डेल्टा का वैल्यू 90 डालोगे तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। ये सेकेंड लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो इक्वेशन होता है ए कॉस ओमेगा टी, जब मीन से स्टार्ट कर रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, मीन से स्टार्ट करके जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, वहीं मीन से स्टार्ट करके जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो ए साइन ओमेगा टी बट इन नेगेटिव, या माइनस ए साइन ओमेगा टी। वहीं जब यहाँ से स्टार्ट करे नेगेटिव एक्सट्रीम से तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। समझा? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द होल SHM थिंग यूजिंग द प्रोजेक्शन ऑफ UCM। हाँ, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो तुमको इसको कुछ वो नहीं करना है, बस खाली तुमको ये एक सर्कल बना के प्रोजेक्शंस दिखाने होते हैं, फिर ये एक सर्कल बना के तुमको लिखना पड़ता है कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस UCM कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कभी कभार 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो नोट्स में तुमको एक ब्रीफ सा थियरी मिल जाएगा। ब्रीफ मतलब छोटा सा थियरी, रेफरेंस सर्कल मेथड करके या SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ UCM करके एक छोटा सा थियरी मिल जाएगा नोट्स में, तो वो रेफ़र कर लेना। रेफ़र मतलब वही एज इट इज़ उठा के लिख दोगे तो 2 मार्क मिल जाता है तुमको। और रेयर केसेस होते हैं तुमको ऐसा क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है ये काम कहाँ आता है? ये टॉपिक फेस को समझने में काम आता है। जब भी कहीं SHM चल रहा होगा ना तो तुम्हारे दिमाग में बैकग्राउंड में UCM चल रहा होगा, तब तुम इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तुमको कोई बोलेगा पार्टिकल SHM कर रहा है, तो तुमको मालूम है कि ये जो SHM है ये एक्चुअल में प्रोजेक्शन होगा किसी UCM का, तो तुमको एंगल बराबर समझ में आएगा। इज़ दैट क्लियर? तब तुमको फेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए ये चीज़ पढ़ाई भी जाती है, टू अंडरस्टैंड फेस बेटर। ओके, चलो ये नोट डाउन कर लो, इसमें से काफ़ी कुछ तुम्हारे काम का है, तो ये नोट डाउन कर लो जो काम का लगता है। मैं रफ कर दूंगा, फिर हम ग्राफ्स देख लेते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ्स इन SHM। सो ध्यान से देखना हम कैसे ग्राफ्स बनाते हैं। देखना क्या, समझ ही लो ना SHM में ग्राफ्स कैसे बनेंगे। तो हमको देखो ग्राफ्स कौन कौन से बनाने होते हैं, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ। मैं तुमको 2-3 एक्स्ट्रा ग्राफ्स भी बताऊंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। बट जो ग्राफ्स एग्जाम में आते हैं या जो ग्राफ्स तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा तो किसी को चाहिए नहीं, पर फिर भी दे ही देते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई यूज़ ही कर ले। ठीक है, सो वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट x वर्सेस t, सेकेंड v वर्सेस t, थर्ड a वर्सेस t, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन वर्सेस t ग्राफ। ये 3 ग्राफ्स हमको बनाने हैं। ध्यान से देख लो कैसे बनेंगे। हम एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, केस अपना जो है वो केस हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हमारा केस है, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से। अच्छा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x, वो होता है a साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? करेक्ट, a साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहीं से तुम v निकाल लो। v क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, यानी ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहीं से एक्सेलरेशन निकाल लो, वो हो जाएगा dv बाई डी टी, यानी ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ सॉरी, डेरिवेटिव। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। अच्छा, इनका वैल्यूज़ देखो ध्यान से, मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यूज़। यहाँ एक मैं टेबल बनाता हूँ, फिर यहाँ ग्राफ्स बनाएंगे, ध्यान देना। यहाँ मैं टी वैल्यू डाल रहा हूँ अलग अलग टाइम वैल्यू पे। ठीक है, अलग अलग टाइम वैल्यू पे ओमेगा टी क्या क्या आता है? ओमेगा टी क्या है? फेस का वैल्यू है। फेस का वैल्यू एक बार पता चला तो ओमेगा टी के वैल्यू से हम x निकाल पाएंगे, v निकाल पाएंगे और a निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला जो हम पहला जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो t इक्वल्स टू 0 है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो x क्या है? a साइन ओमेगा टी, यानी साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, तो x का वैल्यू 0। ठीक है, अंडरस्टूड। v का वैल्यू देखो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी में t 0 यानी ओमेगा टी 0 यानी कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, यानी v का वैल्यू आ गया
प्लस ए ओमेगा। बोलो बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही स्टेप में समझ लो, क्योंकि आगे बार बार यही होता रहेगा। क्या किया हमने, ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया 0, तो 0 यहाँ पे डाला इस इक्वेशन में। ओमेगा टी यानी 0, कॉस 0 कितना होता है 1 यानी ए ओमेगा, समझा? प्लस में इसलिए प्लस लिखा है। ए का वैल्यू देखो साइन ओमेगा टी 0 तो साइन थीटा 0 यानी सब कुछ 0, सिंपल, ठीक है, गुड। अब टी का वैल्यू हम डालने जा रहे हैं, ध्यान दो, t/4 कितना डाल रहे हैं, t/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, t/4 डालेंगे तो ओमेगा टी का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स t/4। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2π/t, यानी 2π/t इंटू t/4। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया π/2। समझा या नहीं? 2 से 4 कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल हुआ, π/2। π/2 यहाँ पे डालो, ओमेगा टी का वैल्यू π/2 आया यानी 90। x का वैल्यू a साइन 90 होता है 1, यानी ये आ गया प्लस a। बोलो हाँ या ना? ओमेगा टी का वैल्यू 90, कॉस 90 होता है 0, यानी वेलोसिटी आ गई 0, राइट। एक्सेलरेशन साइन ओमेगा टी का वैल्यू होता है π/2 यानी 90, साइन 90 हो गया 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 यानी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? कड़ला का ठीक है। अगला t/2 जब डालेंगे तो हमको मालूम है ये हो जाएगा ओमेगा इंटू t/2, यानी ओमेगा है 2π/t, यानी 2π/t इंटू t/2। मैं ये रफ कर दूंगा, तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया पाई, राइट। तो यहाँ लिखोगे तुम पाई यानी 180, साइन 180 0, तो ये 0, कॉस 180 -1 तो माइनस ए ओमेगा, साइन 180 0 तो सब कुछ 0। समझा या नहीं? ये चीज़ इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से सारा ग्राफ तुमको बन के मिल जाएगा। ये जब देख लोगे ना तो इसी से तुमको ग्राफ भी दिखाई पड़ने लगेगा, इसलिए ये चीज़ ठीक से बता रहा हूँ। ठीक से मतलब सारी चीज़ें ठीक से बताता हूँ। ये चीज़ थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नहीं समझोगे तो आगे चल के समझ में नहीं आएगा। अगला हम ले रहे हैं 3t/4, ठीक है, 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड। 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड जब यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 2π/t इंटू 3t/4। अब थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, ये कैंसिल, कितना आया 3π/2। 3π/2 यानी 270 डिग्री। साइन 270 होता है -1, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस ए। यहाँ मैं डाल देता हूँ, ये आ गया 3π/2 और साइन 270 हो गया -1 तो माइनस ए। कॉस 270 होता है 0, यानी v कितना आ गया 0। साइन 270 फिर से -1, माइनस प्लस, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आया प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? येस और नो? लास्ट वाला टाइम पीरियड t ले लेते हैं। t जब डालेंगे तो ओमेगा है 2π/t इंटू टी, यानी कितना आ गया 2π यानी 360 डिग्री। साइन 2π होता है 0, याद रखना साइन nπ 0 होता है, यानी साइन 0, साइन 1π, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π सब 0। ओके, सो 2π साइन 0 यानी ये x 0 हो गया। कॉस 2 से क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कॉस 360 डिग्री। कॉस 360 डिग्री होता है +1, तो +1 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए ओमेगा, लाइक दिस। साइन 0 तो 0, साइन 360 डिग्री 0 ना, अभी बताया ना, साइन 2π। तो ये मेरे को वैल्यूज़ मिल गई हैं x की अलग अलग टाइम के लिए। ध्यान से देख लो, x का वैल्यू जब टाइम 0 है तो 0 है, वेलोसिटी का वैल्यू प्लस ए ओमेगा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, ठीक है। जब t/4 टाइम पे है तो x का वैल्यू प्लस ए है, वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, देखो वर्सेस टाइम। हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं वर्सेस टाइम। मैं पहले x वर्सेस t प्लॉट करता हूँ, ध्यान दो। फर्स्ट थिंग इज x वर्सेस t। ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान दो। जो x वर्सेस t का इक्वेशन है, या x का t पे डिपेंडेंस है, वो कैसा डिपेंडेंस है देख के ज़रा बताओ मेरे को इक्वेशन। साइन थीटा का डिपेंडेंस है ना, तो ये मेरा x वैल्यू हो गया, ये मेरा t वैल्यू हो गया। जब t 0 है तो x भी क्या है 0, यानी ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। जब t का वैल्यू t/4 है तब x का वैल्यू प्लस है, यानी x का वैल्यू यहाँ कहीं पहुँच जा रहा है, समझा। ये x का वैल्यू प्लस है यानी मैक्सिमम ना,
तो x का वैल्यू प्लस ए पे पहुंच जाता है। फिर जैसे ही t का वैल्यू यहाँ पहुंच गया x का वैल्यू, फिर जैसे ही t का वैल्यू कितना हो रहा है t/2, यानी यहाँ पहुंचने पे x का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0, यानी फिर से x कहाँ आ गया 0 पे। फिर जब t का वैल्यू 3t/4 है, यानी यहाँ पे 3t/4, तो यहाँ पे x कहाँ पहुंच जा रहा है -a पे, यानी x का वैल्यू -a। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं, +a -a। बस अब कनेक्शन करना बाकी रह जाएगा और लास्ट में फिर से 2π पे क्या हो जाएगा 0। तो देखो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये बनता है साइन थीटा का ग्राफ, और फिर ये आगे कंटिन्यू होगा एंड लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t। तुम बोलोगे सर क्या इतना सस्पेंस बना के रखा था? सस्पेंस कुछ नहीं था, तुम खाली इक्वेशन देख लो sin ओमेगा t है, तुमको पता है साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तुम बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसमें t के वैल्यूज तुमको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो t वैल्यू है ये कितना है t/4, यहाँ पे जो t वैल्यू है वो है t/2, यहाँ पे 3t/4, यहाँ पे t, एंड सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, चलो अब v वर्सेस t बनाते हैं। यह है मेरा v, यह है मेरा t। ग्राफ कैसा है, कॉस थीटा का ग्राफ है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू +a ओमेगा और -a ओमेगा है, यानी +a ओमेगा -a ओमेगा के बीच में कॉस थीटा का ग्राफ बना दो, सिंपल। बट हम वैसा नहीं करके हम एक एक स्टेप को समझ के देखेंगे। जब टाइम 0 है तो v कितना है +a ओमेगा, यानी ये स्टार्ट ही मैक्सिमम से हो रहा है, +a ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है। जब t/4 है तो v 0 हो जा रहा है, यानी t/4 पे ये कहाँ चला जाएगा 0 पे। फिर नेक्स्ट जब t/2 है तो -a ओमेगा, यानी जब यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच गया -a ओमेगा पे, समझा। फिर जब 3t/4 है तो कितना हो गया v 0, यानी फिर से यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये 0 पे आ जा रहा है। और फिर लास्टली जब t है तो ये वापस से a ओमेगा, यानी वापस से यहाँ कहीं पहुँच जा रहा है। यहाँ t है ना तुम्हारा, इसके नीचे ही बना रहा हूँ मैं जानबूझ के, तो ये फिर से यहाँ पहुँच जा रहा है। तो अब देखो बस ग्राफ कनेक्ट करने को रह जाएगा, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है। रुको, काश बचपन में ड्राइंग का क्लासेस किया होता मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। ड्राइंग के वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेट मी टेल यू एंड सो ऑन। मैं एक काम करता हूँ, अब तुमको समझ में आ ही गया होगा, ये तुम्हारा t/4, ये t/2, 3t/4 और ये तुम्हारा t। मैं इसको डायरेक्टली ग्राफ बना देता हूँ, कॉस थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो जाएगा, अननेसेसरी मैं अपने ख़राब स्किल्स को और ख़राब ना करूँ। सो लेट्स सी एंड सो ऑन। तो ऐसे अपना ग्राफ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस थीटा का ग्राफ। वहीं अगर मैं a वर्सेस t बनाता हूँ तो a वर्सेस t कैसा आ जा रहा है, ध्यान दो। a वर्सेस t, जब t 0 है तो a कितना है a 0, यानी स्टार्ट होगा ग्राफ यहीं से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जब t/4 जा रहा है तो ग्राफ -a ओमेगा स्क्वायर जा रहा है, यानी t/4 पे ग्राफ यहाँ पहुँच जाएगा। अरे वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू दिखाई पड़ रही है ना, +a ओमेगा स्क्वायर -a ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ ये -a ओमेगा स्क्वायर पे आ रहा है, या -ओमेगा स्क्वायर a पे, यानी ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो ये साइन थीटा का ही ग्राफ है, बस उल्टा। जैसे ये साइन थीटा का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये साइन थीटा का ग्राफ नीचे से जाएगा, लाइक दिस, समझा। ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4, ये हो जाएगा पूरा t। बोलो बात समझ में आई। सो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ ग्राफ्स इन SHM। इतना कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, खाली इक्वेशन देख के ड्रॉ करना है। हाँ, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, या बोल सकते हो इसके कुछ रिजल्ट्स होंगे जो तुमको याद करने हैं। याद मतलब इसको देख के समझ के लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो x वर्सेस t का ग्राफ है और ये v वर्सेस t का ग्राफ, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है। क्या फेज डिफरेंस है, देखो फेज डिफरेंस ये है कि जब x का वैल्यू जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू 0 है, बट v का वैल्यू अपने मैक्सिमम पे है, यानी ये v जो है वो फेज में आगे है। v जो है क्या है, फेज में आगे है। कितना आगे है, 90 डिग्री से आगे।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो वैल्यू मैक्सिमम पर बात कर रहा हूँ, जब x मैक्सिमम कब हो रहा है? 90 डिग्री के बाद, t/4 टाइम के बाद या 90 डिग्री के बाद, तो वो v ऑलरेडी है टाइम 0 पे। जो मैक्सिमम x को 90 डिग्री के बाद मिलेगा वो मैक्सिमम v के पास अभी है, इसलिए v क्या है? फेज में आगे है। इसलिए v क्या है? फेज में आगे है। बात समझ में आई? अच्छा, ये x और a वाले ग्राफ को देखो, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, नो डाउट अबाउट इट, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इस वाले को -1 कब मिल रहा है? बोलो। इस वाले को -1 270 डिग्री के बाद मिल रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ 90, ये 180, ये 270। इस वाले को -1 270 डिग्री के बाद मिल रहा है। इस वाले को -1 90 डिग्री के बाद ही मिल जा रहा है। -1 मतलब इसका नेगेटिव, इस वाले को इसका नेगेटिव मैक्सिमम 270 के बाद मिल रहा है, इसको 90 के बाद मिल जा रहा है। यानी ये वाला 180 डिग्री से आगे है, ये वाला फेज में 180 डिग्री से आगे है। समझा? अरे जो वैल्यू इसका नेगेटिव मैक्सिमम इसको कब मिल रहा है? 270 डिग्री के बाद। इसका नेगेटिव मैक्सिमम इसको 90 डिग्री के बाद ही मिल जा रहा है, तो ये वाला 180 डिग्री से आगे है। 270 और 90 में डिफरेंस कितना हुआ? 180 का ना, 180 का ना। फाइन। ये v और ये देखो, ये वैल्यू कब है? सॉरी, ये वैल्यू इसको 0 कब मिलेगा? इसको 0 यहाँ पे मिलेगा टाइम t = t/4 पे, और 90 डिग्री के बाद। इसको 0 अभी से मिला हुआ है, तो ये वाला इससे 90 डिग्री फेज में आगे है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये सब तुमको लिखना ज़रूरी है। कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ, तो मैंने ये एक केस का लिखा है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंक्लूजन्स लिखूँगा, ध्यान देना। हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग बिट बाय बिट, डिटेल में कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन है, तुम भी बताओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में पहला चीज़, सारे ग्राफ्स जो हैं वो टाइम के साथ खुद को रिपीट कर रहे हैं और एक मैक्सिमम मिनिमम में चल रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, या साइन कॉस को ही हार्मोनिक बोलते हैं, ऐसे समझ लो। फर्स्ट, ऑल द 3 ग्राफ्स आर हार्मोनिक। ठीक है, तीनों हार्मोनिक हैं, यानी टाइम के साथ खुद को रिपीट कर रहे हैं एक वैल्यू रेंज में। इज दैट करेक्ट? यस, दैट इज करेक्ट। ओके, एक्स टी ग्राफ lags behind VT graph by a phase of π/2 रेडियन। समझा? ये जो ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, इस वाले से π/2 से पीछे है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? लैग्स। थर्ड, हाँ, VT ग्राफ lags behind AT graph by a phase of π/2 रेडियन। इसमें और इसमें भी कितने का फेज है? π/2 का। ठीक है, और ये वाला लीड कर रहा है। फोर्थ, XT ग्राफ lags behind AT graph by a phase of π रेडियन। ठीक है, ये जो लीड लैग वाला चीज़ बताया है, ये अगर नहीं याद आता है एग्ज़ाम में, सुन लो ध्यान से, अगर एग्ज़ाम में नहीं याद आता है तो तुम क्या कर सकते हो मालूम है? तुम बस इतना लिखो कि फेज़ डिफरेंस कितने का है। जैसे इन दोनों में दिखाई पड़ रहा होगा फेज़ डिफरेंस 90 का है, इन दोनों में फेज़ डिफरेंस 180 का है, इन दोनों में फेज़ डिफरेंस 90 का है। बस ये तुम्हारे 3 कंक्लूजन बन गए, और पहला कंक्लूजन, ऑल 3 ग्राफ्स आर हार्मोनिक। अंडरस्टूड? सो अगर एग्जाम में तुमको कंक्लूजन याद नहीं आता कि कौन सा लैगिंग है कौन सा लीडिंग है, समझ में नहीं आ रहा, सो यू कैन जस्ट सी द फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस है? इन दोनों में 90 का फेज डिफरेंस, इन दोनों में 90 का फेज डिफरेंस, और इसमें 180 का। दिख रहा है ना उल्टा? अरे क्रस्ट ट्रफ तो समझता होगा ये देखो क्रस्ट ट्रफ, तो ये 180 डिग्री। क्रस्ट ट्रफ हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। थोड़ा सा टर्म्स तुमको पता होना चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जाएगा।
अब देखो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है या तुम्हारे लिए एक टास्क है जो मैं नहीं करूँगा, होमवर्क या बोल सकते हो क्लास वर्क जो भी है। तुमको कौन सा ग्राफ बनाना है, कौन सा तुमको केस लेना है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये वाला केस लेके तुमको ये ग्राफ वापस से ड्रॉ करना है। अच्छा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो x का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t, यानी यहाँ से तुम v निकालो, a निकालो और फिर ये वाला टेबल बनाओ और फिर ग्राफ ड्रॉ करो और फिर कंक्लूजन लिखो क्या आता है। ठीक है, इतना ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। इतना ही, मतलब ये पूरा वापस से मैं करवाने वाला नहीं हूँ। करवाने वाला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम जब तक करोगे नहीं तब तक मतलब नहीं है इस चीज़ का। मैं तो करवा दूँ पर उसका क्या फ़ायदा है ना। सो ये नोट डाउन कर लो, ग्राफ बना लो, ये लिख लो, फिर हम लोग पॉज करके कर लो। ऑफ कोर्स मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो ये कर लो, फिर मैं तुमको और एक्स्ट्रा 2 ग्राफ्स बता देता हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड ज़रूरी है। चलो, नोट डाउन कर लिया था ना। मैं 2 एक्स्ट्रा ग्राफ्स बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेडिंग भी, एक्स्ट्रा ग्राफ्स, ठीक है, या एडिशनल ग्राफ्स, जैसे भी तुमको समझना है। हम पहले समझेंगे a वर्सेस x का ग्राफ और समझेंगे v वर्सेस x का ग्राफ। ठीक है, हमको दोनों का इक्वेशन मालूम है। हमको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x है। यानी इसका ग्राफ मैं यहीं बना के ख़त्म कर देता हूँ। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा x, यानी जब x पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है। x जब पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है ना। ये तुम्हारा a है y एक्सिस पे और इधर तुम्हारा x है। और जब x नेगेटिव है तो a पॉजिटिव है, यानी x नेगेटिव किस तरफ है, इधर। तो ये ग्राफ ये क्वाड्रेंट में आएगा और ये क्वाड्रेंट में आएगा। x नेगेटिव इधर तो a पॉजिटिव, x पॉजिटिव इधर तो a नेगेटिव, यानी ये ग्राफ ऐसे पास होगा ओरिजिन से। अरे x 0 होगा तो a भी तो 0 हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा ग्राफ बन के आएगा। सिंपल। अरे हाँ या ना, a वर्सेस x नेगेटिव स्लोप वाला, यही तो नेगेटिव स्लोप की लाइन है। ठीक है, v वर्सेस x को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमको v का फॉर्मूला मालूम है। v का फॉर्मूला या v का वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ओके, लेट मी स्क्वायर बोथ साइड्स, सो आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। समझा क्या किया, डिवाइडिंग बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस टर्म को इधर लाएंगे, ओमेगा स्क्वायर कट गया, सो देयरफॉर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपना इक्वेशन बन के आ रहा है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी को एक क्वांटिटी समझूं जो y एक्सिस पे है, x को एक क्वांटिटी समझूं जो x एक्सिस पे है, तो ये ओमेगा a तो एक कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट, a भी एक कांस्टेंट SHM में, और a तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी ये दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ नीचे और ये कांस्टेंट्स बन जाएंगे। तो इनको मैं एक इक्वेशन के टर्म्स में कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्लिप्स लिख दिया है मैंने, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किसी किसी के लिए नया होगा, डोंट वरी। एलिप्स इज अ कोनिक सेक्शन, जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई तुम्हारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज डालते जाते हैं। वैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में वाई स्क्वायर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस का, जहाँ पे बी और ए जो होते हैं वो इंटरसेप्ट्स होते हैं वाई के और एक्स के। यानी वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो बी है, एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो ए है। और इसको जब मैं प्लॉट करता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को एक एलिप्स मिलेगा। वाई एक्सिस पे मेरा वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे मेरा एक्स है। ठीक है, वी वर्सेस एक्स का एक एलिप्स बनेगा। ये एलिप्स कुछ ऐसा बन के आएगा, ध्यान दो, ये एलिप्स कुछ ऐसा बन के आता है।
मेरे को एलिप्स बनाने नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं। देखो, जब ध्यान से देखो, ये वैल्यू x का 0 है तो v का वैल्यू भी 0 है, और सॉरी v का वैल्यू 0 नहीं, v का वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ देखो, ये रहा v का वैल्यू, y एक्सिस पे तो मैक्सिमम है ना। ये ग्राफ देखो, ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है जब x का वैल्यू 0 है, यानी ये ग्राफ जब यहाँ है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम है, और ये ग्राफ जब यहाँ आ रहा है x का वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, यानी ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है x 0 पे v मैक्सिमम, फिर ये गिरते गिरते यहाँ आ गया, फिर जब x कम हो रहा है 0 पे आ रहा है तो v मैक्सिमम नेगेटिव में चला गया। तो मैक्सिमम इस तरफ जो वैल्यू है वो है प्लस ए ओमेगा, और इस तरफ जो वैल्यू है वो है माइनस ए ओमेगा। वैसे इस तरफ जो वैल्यू है वो है प्लस ए, इस तरफ जो वैल्यू है वो है माइनस ए। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है एसएचएम में, वो एक एलिप्स होता है। वो क्या होता है? एक एलिप्स होता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्राफ तुमको बताना था। देखो ना, क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे v क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये ग्राफ ऐसे समझो, ये यहाँ से जा रहा है, x बढ़ रहा है, v कम हो रहा है, फिर x कम हो रहा है, v बढ़ रहा है, फिर x बढ़ रहा है, v कम हो रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द v वर्सेस x। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है जो मैं बता देता हूँ यूजुअली पढ़ाने के टाइम पे, ताकि तुमको थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागे एसएचएम में कि ये नई नई चीज़ें भी हैं इसमें। ठीक है, सो आई होप तुमको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी तुमको डाउट्स है प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स। सब कुछ समझ में आया तो भी मेंशन इट इन द कमेंट्स। ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लेना, मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना ड्रॉ। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे।